Hi guys. So this video contains information about R&D department of pharmaceutical industry, that is the research and development department of the pharmaceutical industry. Guys, हमारे MSc के बाद या BSc केमिस्ट्री के बाद हम सोचते हैं कि विल ज्वाइन इंडस्ट्री, बट हमें नहीं पता होता कि what are the work that we are going to do in industry, what are the different departments that we should opt for. हमें नहीं पता कि हमें QC में जाना चाहिए, QA में जाना चाहिए, R&D में जाना चाहिए. एंड मेरे अकॉर्डिंग एक लोगों को एक मन में एक प्रायर थिंकिंग है कि R&D डिपार्टमेंट इज द बेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ ऑल इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री. लाइक जो भी वर्क R&D में होता है दैट इज सुपीरियर देन ऑल द थ्री डिपार्टमेंट. लाइक इफ यू आर इन R&D डिपार्टमेंट देन यू आर रिलेटेड टू द कोर फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, एंड इफ यू आर इन एनी अदर डिपार्टमेंट यू आर नॉट रिलेटेड टू द कोर फील्ड. सो इस बातों में कितनी सच्चाई है और ग्रोथ क्या है इस डिपार्टमेंट में, इसकी प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, सिटीज क्या है, इन सब की बात मैं इस वीडियो में करूंगी. सो आई होप कि आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे, एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. सी गाइस, R&D डिपार्टमेंट, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का. बहुत सारी इंडस्ट्रीज में मेनी ऑफ द इंडस्ट्री डू नॉट हैव R&D डिपार्टमेंट. ओके, सो आपको पता लगेगा कि R&D है ही नहीं. क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले एक R&D, देखो किसी भी इंडस्ट्री को बनाने के लिए हमें R&D की जरूरत है. मान लो मैंने कोई प्रोडक्ट स्टार्ट किया, आई एम गोइंग टू सिंथेसाइज अ फार्मास्यूटिकल API एंड देन आई एम थिंकिंग दैट आई विल सेल ओनली दिस प्रोडक्ट, सिर्फ मैं यही बेचूंगी. तो मैं फिर R&D डिपार्टमेंट को बंद करके एंड आई विल स्टार्ट द प्रोडक्ट ऑन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड आई विल सिंथेसाइज ओवर द ईयर्स द सेम प्रोडक्ट. सो उस कंपनी में R&D डिपार्टमेंट नहीं होता जहाँ पे वो सेम प्रोडक्ट को ही बेचने के मोटिव से आगे जाते हैं. बट बहुत मैक्सिमम इंडस्ट्रीज ऐसी है जो कि आज कुछ बेच रही है बट कल कोई और प्रोडक्ट करके अपनी मार्केटिंग इंक्रीज करती है. तो ऐसे सारी इंडस्ट्रीज में R&D डिपार्टमेंट होता है. R&D डिपार्टमेंट में क्या काम होता है मैं आपको बताती हूँ. इसमें वर्क क्या होता है. सी, वर्क वाइज इसका काम यही है कि जो भी रिएक्शंस आप अपने लैब में करते हो, लैब में आप वो रिएक्शन छोटी स्केल में करते हो. लाइक आपने मिलीग्राम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट रॉ मटेरियल्स लिया एंड you put it on the reactors and you started the reaction. सेम यही काम आपका R&D डिपार्टमेंट में भी होता है. You have to synthesize the product, you have to synthesize your API, you have to do various numerous reactions and then you are going to get a product. फर्क क्या है? फर्क ये है कि हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे ग्राम स्केल्स में. यहाँ पे मिलीग्राम्स में रिएक्शन नहीं लगती कि आपने 2 mg लिया, आपने रिएक्शन लगाई ना, आपने उसे कॉलम से सेपरेट किया, प्रोडक्ट बना ना, आपने उसका NMR कराया, आपका प्रोडक्ट मिल गया, आपने यील्ड चेक कर ली. यहाँ पे ग्राम स्केल से ही प्रोडक्ट शुरू होता है. मिनिमम आप जो भी रिएक्शन लगाओगे 5 ग्राम के रिएक्शन तो आप लगाओगे ही लगाओगे इसमें. तो 5 ग्राम से रिएक्शन लगा के अगर हमारा प्रोसीजर सेट हो गया तो हम यहाँ पे फिर उस रिएक्शन को kgs में लगाते हैं, अप टू 1 kg. उससे ज्यादा नहीं, 1 kg तक हमें लगाना होता है. फर्क क्या आया अब लैब से कि लैब में आपने यूज करी छोटी RB, 25 mg की RB आप यूज करते होगे लैब में, या 50 mg या उससे ज्यादा 100 ml, बहुत सारा आप वैसे यूज करते होगे. बट यहाँ पे आपको 5 लीटर की RB हैंडल करनी है. टू, अगर आपका प्रोसीजर सेट हो गया देन यू विल सी ऑन लार्ज स्केल कि क्या हमारे ये रिएक्शन जो ग्राम में जा रहा था क्या वो किलो में जा रहा है कि नहीं, या फिर अगर हमने बड़े स्केल में रिएक्शन लगाई तो क्या उसमें वो दिक्कत आ रही है, वो ईल्ड हमें ऑब्टेन हो रही है जो हमारे ग्राम में हुआ हो या नहीं. तो उसके लिए हम एटलीस्ट मतलब मैक्सिमम 1 किलो की रिएक्शन लगाते हैं, 1 kg, एंड देन सो इसके लिए हमें 1 kg की रिएक्शन लगानी. सो ऑफकोर्स यू विल रिक्वायर्ड अ बिग RB, सो यू हैव टू हैंडल 5 लीटर्स ऑफ RB. सो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कहना चाहूंगी कि आई थिंक दैट R&D डिपार्टमेंट इज नॉट, आई विल नॉट रिकमेंड it to girls. Why? Because you have to handle 5 kg RB, you have to handle the motors, the distillation setups, all are heavier. You have to do a manual work. So R&D department basically requires a manual work just as you do it in the lab, you have to do it here. अब आप कहोगे कि लैब में तो रिएक्शन लगाना ईजी है क्योंकि वो छोटे स्केल में है. यू कैन हैंडल दैट, यू कैन हैंडल द स्मॉल RBs, यू कैन हैंडल एवरीथिंग, but it requires a strength to handle the reactions in the lab because it is kilo scale reaction. You have to operate all the RBs, beakers, everything on yourself, and it requires mental and physical strength to work in the R&D department. Now, as far as chemistry is concerned, yes, there is a use of chemistry only in the R&D department. I think so that you will get to work in the R&D department only in the chemistry, only in the R&D department. Like it requires a lot of, you have to search the procedure first for the API, and then you are doing that reactions in lab, and then you are setting that procedure in the lab according to your cost, your yield. Like अगर मुझे किसी मैंने प्रोसीजर देखा किसी API का, एंड देन आपने उसे रिएक्शन लगाई,
आपने क्या किया कि अगर उसमें 5 ग्राम दिया, यू टुक 3 ग्राम सो दैट टू मिनिमाइज द कॉस्ट. सो कॉस्ट कटिंग, process development, everything happens in the R&D department. It is connected to the chemistry field. बट एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो केमिस्ट्री वाली काम है ये आप हायर प्रमोट होने के बाद ही करेंगे. शुरुआत में आपके काम रिएक्शन लगाना है. सो यू विल बी वर्किंग एज अ हैंड टू द सीनियर्स ऑफ योर, वेयर दे विल गाइड यू एंड यू विल डू द रिएक्शन. सो इनिशियली आप एक रिएक्शन लगाने के लिए और सब कुछ सेटअप करने के लिए हो. अगर पेपर सर्चिंग हुई, बात करें रिसर्च पेपर, पेटेंट पढ़ने की, तो वो आप एक जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा फिर आपको वो देंगे कि हाँ अब आप ये प्रोसीजर खुद ढूंढो एंड डू योर रिएक्शन बाय योरसेल्फ. तो एज फार एज केमिस्ट्री इज कंसिडर्ड, R&D डिपार्टमेंट रिक्वायर्स केमिस्ट्री यूज बट नॉट सो मच एक्सटेंट. लाइक आपने सोचा कि मैं केमिस्ट्री में बहुत अच्छी हूँ तो मुझे R&D में जाना चाहिए, तो आई विल सजेस्ट कि दैट इज नॉट द केस. Here you have to work, here chemistry is used but not to that extent. Only you have to read the research paper and you have to optimize the process according to your demand and your cost. Like आप chemical change करोगे और आप कुछ और cost cutting के लिए आपने temperature change किया, आपने pH change करी कि purity कैसे आएगी, तो you have to play with hit and trial as we do in research, like hit and trial. अगर आपका कौन सा में कि अच्छा चला जाता है then you set up the optimized procedure कि ये हो. बट एज फार एज इफ यू आर थिंकिंग कि आप केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा अच्छे हो इसलिए आपको R&D में जाना चाहिए, तो आई विल सजेस्ट कि दैट इज नॉट द केस, दैट केमिस्ट्री इज नॉट गोइंग टू यूज टू दैट एक्सटेंट. अब बात करते हैं इसके ग्रोथ की. सी ग्रोथ, मैंने अभी R&D ज्वाइन करा है. सो एक चीज़ मैं बताऊं कि R&D डिपार्टमेंट में मोस्टली दे रिक्वायर्ड MSc केमिस्ट्री स्टूडेंट बिकॉज यू रिक्वायर्ड केमिकल नॉलेज. फॉर BSc आई थिंक दे रिक्वायर्ड फॉर QA QC एंड प्रोडक्शन, बट फॉर MSc केमिस्ट्री दे मोस्टली रिक्वायर्ड इट फॉर R&D. मतलब मोस्टली आपको R&D में MSc केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स ही मिलेंगे. एंड ग्रोथ जैसे आपने और एक चीज़ मैं बताऊंगी कि ऑफकोर्स आपने MSc करी है एंड किसी ने BSc करी है तो आपकी CTC उसकी CTC तो थोड़ी ज़्यादा ही होगी. सो R&D डिपार्टमेंट में इसीलिए कहते हैं कि थोड़ी सी CTC ज़्यादा है क्योंकि वो MSc के बच्चों को रिक्रूट करिए. हमने 2 साल दिया है तो दे आर गोइंग टू पे टू मोर मनी टू अस, not because it is a head department but because they require MSc chemistry students generally preferably. तो ये हो गया. अब ग्रोथ, मैंने जैसे काम करा धीरे धीरे आप लैब से उसकी फील्ड में आओगे, लिटरेचर सेट्स की फील्ड में. बट आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू दैट इज गोइंग टू हैपन वेरी लेट. मतलब मैं एक फैक्ट बता रही हूँ, एक जनरल माई ओपिनियन, ये सब मेरा ओपिनियन है कि आपकी जो प्रमोशन होगी दैट इज गोइंग, आपकी जो प्रमोशन होगी दैट इज गोइंग टू हैपन लेट. लाइक आप अगर प्रमोट हो गए, ऐसा नहीं है इसमें प्रमोशन नहीं, यू विल गेट प्रमोटेड एवरी 2 year. you will become chemist to then सीनियर केमिस्ट, देन साइंटिस्ट एंड देन एग्जीक्यूटिव, देन साइंटिस्ट. सो आपकी ग्रोथ होगी बट द वर्क इज गोइंग टू बी द सेम. ऐसा नहीं है कि आपने ग्रोथ किया तो आप कुछ अलग कर रहे हो. या मैं सपोज मैंने केमिस्ट से ज्वाइन किया एंड किसी ने एग्जीक्यूटिव के ज्वाइन किया, बोथ आर गोइंग टू डू द सेम वर्क इन द लैब. फर्क क्या है कि उसके पास एक्सपीरियंस है तो वो मेथड्स डेवलपमेंट में कोई आइडिया दे सकते हैं कि हम ये ट्राई करते हैं, लेट्स चेंज द pH, लेट्स यूज दिस सॉल्वेंट, लेट्स यूज दैट सॉल्वेंट. तो बस ये फर्क आता है कि वो आप उनकी एक्सपीरियंस से दे प्रोवाइड आइडियाज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोसीजर. बट आपका काम बिल्कुल सेम रहेगा. इफ यू आर गोइंग टू डू, इफ यू आई एम द केमिस्ट एंड ही इज एग्जीक्यूटिव, बोथ आर गोइंग टू वर्क इन दैट लैब ओनली. धीरे धीरे आप और प्रमोट हो गए एंड यू विल गेट टू रीड द रिसर्च पेपर, you will start searching the patents and you will start the procedure from your own. But initially आप चाहे कितना भी प्रमोट हो, you are going to work in the same lab and the same work you will do only. So this I feel is a demerit of the R&D department, that it the work wise it is there. I don't feel that there is much growth work wise. क्योंकि इनिशियली आप 10 साल तक मान लो कि आपने जो अभी लैब में काम किया, आप अगले 8 साल तक भी वही लैब में ही काम करोगे, आप वही सेम प्रोसीजर करोगे. बस फर्क सिर्फ इतना है कि योर डेजिग्नेशन एंड योर सैलरी विल इंक्रीज. सो ये मेजर मुझे ड्रॉबैक लगता है R&D डिपार्टमेंट का कि सपोज मैंने अभी ज्वाइन किया और किसी ने 10 साल पहले ज्वाइन किया, बोथ आर गोइंग टू इन द सेम लैब, वी आर ऑल डूइंग द सेम वर्क, वी आर ऑल सेटिंग अप द रिएक्शन, वी आर ऑल चेकिंग द रिजल्ट एंड डूइंग द सेम थिंग. So work wise, growth wise, I feel it's a drawback. But आप promote हो गए, you'll get a hike in your CTC. Every year you will get hike, and every 2 or 3 year you will get promoted. Your designation will be changed. So this is all about the growth. Now what are the pros? See, pros ये ऐसा ना हो आप डिमोटिवेट हो जाओ कि अच्छा R&D है इसमें तो ये हो रहा है, बस मुझे तो करना ही नहीं है.
My motto is not to demotivate you. I just want to tell what are the things that you should know prior to joining, prior to deciding, because this is the time when you can decide which department you can choose. But once you are going to that department, I don't think there is a comeback. Like if you are R&D, if you are in R&D department, you'll be connected to R&D department only. If you want to switch to further QE, QC and QA department, then you will count there as a fresher. So एक demerit ये होती है कि अगर आप बाद में switch करना चाहो, so you will be counted there as a fresher and you will not going to get the salary hike. You will initially then again start with the same designation as you were in R&D department. So एक साल का आपका वर्क एक्स काम नहीं आएगा अगर आप एक साल बाद डिसाइड करोगे कि मुझे अब QC में जाना है, QA में जाना है. सो मैं चाहती हूँ कि आप डिसाइड कर लो कि विच डिपार्टमेंट यू शुड गो बिफोर ज्वाइनिंग. सो प्रोज क्या है? प्रोज आर दैट यू विल बी कनेक्टेड टू केमिस्ट्री. बहुत सारे R&D सेंटर्स क्या होते हैं, वो प्लांट से अलग होते हैं. लाइक देयर इज अ प्रोडक्ट प्लांट एंड R&D डिपार्टमेंट इज समवेयर एल्स. सो you will not get to used to the polluting environment of the industry. You will be away from that. Basically, mostly R&D department have Saturday, Sunday off, which are not there for the plant department. Plant department के लिए 5-6 days working है, maximum जगह पे 6 days working है, या फिर वहाँ पे alternate Sundays off है, alternate Saturdays off है. Sunday तो of course off रहता ही है, but R&D department has a preference. Like if a company is providing alternate off, they are providing it to R&D department first. So R&D में एक ये है कि आपको 5 days working मिल सकता है. It depends from company to company, but many companies have the policy for 5 days working for R&D department. So एक ये pros है. आप केमिस्ट्री के कांटेक्ट में रहोगे. You will be in the subject, rooted to the subject. Like I have studied chemistry, then that I am going to use it some way or the other. So you are rooted to the subject. And basically इसमें सैलरी इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि रिक्रूटमेंट आर ऑफ हायर क्वालिफिकेशन बेसिस प्रेफरेबली. सो दैट्स वाई इट हैव हायर सैलरी. R&D डिपार्टमेंट को मैं कहूँगी पूरी कंपनी में थोड़ा सा प्रेफरेंस इसलिए मिलता है बिकॉज दे आर द हेड. मतलब दे आर द, वो हैंड्स प्रोवाइड कर रहे हैं किसी भी प्रोडक्शन में, किसी भी मटेरियल को लार्ज स्केल पे सिंथेसाइज करने से पहले वही हैं, उसके सब कुछ वही प्रोवाइड कर रहा है. सो इसलिए एक थोड़ा सा रिस्पेक्ट से हम देखते हैं इंडस्ट्री में बाकियों के कंपैरिजन में. आई एम कंपेयरिंग इट विद अदर डिपार्टमेंट कि बाकियों से थोड़ा सा रिस्पेक्ट ज़्यादा होता है R&D डिपार्टमेंट का. प्लांट में अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी आपके प्रोडक्ट में दिक्कत आ रही है, तो सबसे पहले वो R&D में आएगी टू सो दैट दे कैन एनालाइज, और उसी के बेसिस पे आपकी हाइक भी डिसाइड होगी. सपोज मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया दैट इज गोइंग टू सेल एट अ वेरी हाई कॉस्ट इन द मार्केट. सो दैट अल्टीमेटली इज R&D डिपार्टमेंट हाइक इज डिफाइंड बाई दैट कि आपने अगर अच्छा प्रोडक्ट बनाया एंड यू हैव सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एनी प्री एग्जिस्टिंग API, देन दैट हाइक इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट इन योर सैलरी. सो एक ये प्रोज है कि आपकी डेवलपमेंट से आपकी हाइक का फर्क पड़ेगा. यू आर एंड आपको हर डिपार्टमेंट को मॉनिटर करने का मौका मिलेगा कि प्लांट में कि हाँ वहाँ क्या दिक्कत हो रही है, क्यों वहाँ प्रोडक्ट नहीं बन रहा, आपने ये प्रोसीजर सेट किया है. सो यू आर गोइंग टू बी एक्ट एज अ सुपरवाइजर ऑल्सो. कॉन्स क्या है? जैसे मैंने कहा कि इसमें फिजिकल वर्क थोड़ा ज़्यादा है, तो मुझे लगता है कि लड़कियों के लिए दिस इज़ नॉट अ वेरी हाईली रिकमेंडेबल जॉब अकॉर्डिंग टू मी. क्योंकि फिजिकल वर्क करना आपको ये लगता है कि नहीं हम लैब में भी तो कर लेते हैं, बट देयर इज़ अ डिफरेंस. बहुत फ़र्क पड़ता है. अगर आप एक लीटर की RP और 5 लीटर की RBs हैंडल करो तो इट्स रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ. आपको लैब में भी बैठने को नहीं मिलेगा. यू हैव टू do the reaction, so it requires a mental strength. So that way I think that it is not highly recommended for girls. Also you have to be in contact with chemicals. Like मेरा जॉब है लैब में रिएक्शन लगाने का. So there are various toxic chemicals. Though you are going to handle in food, ये सब आप फूड के अंदर वे करोगे, फूड के अंदर रिएक्शन करोगे, बट थोड़ा तो फर्क पड़ता ही है ना हमें. एटमोसफेयर में हमारे वो केमिकल्स हैं. सो आई थिंक दैट केमिकल वाइज, सेफ्टी वाइज, it is a disadvantage there. You have to be in the exposure of chemical. आप chemical के exposure में होते हो, and there can be accidents also, like burning and everything is there. Gases are there. Several type of gases are in the atmosphere in that lab. So you have a lot of chemical exposure in the R&D department, which you are not going to get in QA and QC department. So this is a major con. I feel that safety wise, this is not highly recommended than QA QC. क्योंकि आप उसी लैब में हो, अपने बेशक आपने हुड में रिएक्शन लगाई और वो केमिकल अपनी तरफ खींच रहा है, बट देन ऑल्सो यू आर प्रेजेंट इन दैट लैब. सो वन वे और द अदर इट इज गोइंग टू अफेक्ट यू.
और अब आप देखोगे ना, आपने एक ब्यूरेट, अगर आपने एक ब्यूरेट स्टैंड को हुड में लगाया, कुछ दिन बाद वो कोरोड होना शुरू करेगा। सो कंटिन्यूअस एक्सपोजर से सोचो आपको भी कोरोड, आप पे भी फर्क पड़ेगा कि नहीं। सो दैट इज अ डिमेरिट दैट आई थिंक दैट देयर इज अ लॉट ऑफ केमिकल एक्सपोजर इन द R&D लैब। कॉन्स एक और ये भी है कि मैंने कहा कि ग्रोथ होगी तो आप वर्क वही करोगे, तो दिस आई फील इज अ कॉन्स, बिकॉज इन other department I have seen that they are after working 5-6 years they are just supervise the other works, but in R&D me and someone who has a 10-year experience both are there in the same lab only. So I think that's a con there, because आप अगर ये सोचोगे कि चलो ठीक है 2-3 साल बाद फिर मुझे एक डेस्क जॉब मिल जाएगा, तो that is not the case. You are not going to get a desk job easily. तो यहाँ पे आपको और प्रमोट होने के बाद भी ऑल्दो आपकी डेजिग्नेशन विल गेट चेंज, बट स्टिल आपको काम वही करना होगा। यू हैव टू डू द सेम वर्क इन द लैब। आपके पास एक्सपीरियंस आएगा तो ऐसा होगा कि आप उस चीज़ को जल्दी सॉल्व करो, बट स्टिल यू आर गोइंग टू गेट द सेम, यू हैव टू डू द सेम वर्क, दैट इज यू हैव टू डू द रिएक्शंस इन द लैब ओनली. This I feel is a cons, and also I feel that there are less vacancy of R&D department as compared to QA, QC and production department. क्योंकि guys मैंने कहा ना कि R&D बहुत सारी कंपनीज में है ही नहीं, because they don't feel that, they feel that I will sell only this product which I have synthesized first and I am not going to start a new product synthesis. So वैसी कंपनीज में R&D है ही नहीं. और ऐसे भी अगर आप देखोगे तो QC डिपार्टमेंट में अगर 200 लोग हैं, then R&D डिपार्टमेंट is only going to have 20-30 people at max. So इस वे में वैकेंसीज R&D की काफ़ी कम आती है एज कम्पेयर टू QA एंड QC. मैं ये नहीं कह रही आती नहीं है, आती है, बट एज कम्पेयर टू देम देयर इज अ लेस वैकेंसी फॉर R&D डिपार्टमेंट. Like you will not get much post. They will only be about QA, QC, production. The walk-in interviews that you get to see all are mostly for R&D, QC and QA. So vacancy wise भी मुझे ये कौन लगता है कि R&D में you will not be able to switch easily. आप switch नहीं कर पाओगे जल्दी. अगर आप ये सोचोगे कि मैं आज इस कंपनी में, फिर मैं अगले साल उस कंपनी में हाइक लेके जाऊंगा, 20% हाइक, 30% हाइक, तो ये थोड़ा मुश्किल होगा. R&D में there are vacancies but they are comparatively less, so you will require at least 2 to 3 year experience before switching, and you have to try a lot for switching. So एक ये demerit मुझे लगता है कि vacancy wise there are less vacancies for R&D department. अब बात करते हैं CTC की. So मैंने जैसे कहा कि इसमें MSc केमिस्ट्री के बच्चे मोस्टली होते हैं, MSc केमिस्ट्री, M फार्मेसी, तो इसलिए इसकी CTC कंपेयर टू प्रोडक्शन एंड QA एंड QC थोड़ी सी ज़्यादा आपको मिलेगी इनिशियली, बट आफ्टर दैट ऑल आर गोइंग टू गेट द CTC अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस. लाइक अगर मुझे 20% हाइक मिला है, हो सकता है कि कोई QC वाला बंदा हो, उसे 30% हाइक मिला हो, एंड आफ्टर 4 or 5 years बोथ आर गोइंग टू हैव द सेम CTC. सो ये इनिशियली आपको ज़्यादा CTC मिलेगी R&D में. फिर उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस पे अगले साल हो सकता है आपको 30% मिले, उसे 20% मिले, तो देयर आर गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन द CTC. सो ईयर वाइज आपकी परफॉर्मेंस पे ही आपकी CTC डिपेंड करेगी. 10% हाइक जनरली लग जाता है, जनरली आपकी सैलरी में अगले साल 10% इंक्रीज हो जाएगा, 10 to 8, बट मोर देन 20% इट इज़ नॉट द केस. मोस्टली कंपनीज 10 to 15% मैक्स लगाती है, उसके बाद ये इतना ज़्यादा हाइक नहीं लगता. एंड CTC वाइज बात करें तो आप डिपेंड करता है आप कौन सी इंडस्ट्री से शुरू करो. इफ़ यू आर गोइंग टू गो थ्रू कैंपस प्लेसमेंट, देन यू आर गोइंग टू डेफिनेटली गेट मोर CTC देन दोज रिक्रूटेड ऑफ कैंपस. अगर आप फ्रेशर हैं और कोई आपने कैंपस प्लेसमेंट से ज्वाइन किया है और कोई ऑफ कैंपस आया है फ्रेशरी, तो आपको उससे ज़्यादा CTC मिलेगी. कितनी CTC मिलेगी इट डिपेंड फ्रॉम कंपनी टू कंपनी. बेसिकली इट रेंजेस बिटवीन 20 to 25,000 पर मंथ. एंड if you are going to get 25,000, then some other person who has recruited from off campus, they are going to get 23. So you have a slight advantage of campus placement there. So कोशिश करिए कि आप जब भी इंडस्ट्री में जाए आप कैंपस प्लेसमेंट से जाएं. अगर नहीं होती है then कोई बात नहीं, 2-3 बहुत फर्क नहीं होता, और अगले साल इट्स ऑल अबाउट द परफॉर्मेंस. सो बात करते हैं CTC की. कुछ कंपनीज में ज़्यादा भी CTC है 30, बट दे आर वेरी लेस. इनिशियली विल स्टार्ट विद 60 to 25,000 at max, and very few companies are there who are going to provide you 30,000 and more in fresher stage. धीरे धीरे इंक्रीमेंट लगती है बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस. आपने कितने प्रोडक्ट ब्रांड पे भेजे एंड देन यू गोइंग टू गेट एट 4-5 year your CTC will be almost doubled. Like if you are starting with 20,000 after 4-5 year, it going to be get double 45,000 you will get easily. So after 4-5 year I think the CTC is totally doubled.
बट इनिशियल स्टेज में CTC कम है, R&D डिपार्टमेंट का QC QA से थोड़ा सा ज़्यादा है, बट ये दिस इज़ नॉट द केस एवरीवेयर, कहीं कहीं QC QA में हर जगह MSc भी है, तो इसलिए हम कह नहीं सकते अगर 2 MSc है तो QC एंड R&D बोथ आर गोइंग टू द हैव द सेम CTC। मैं ये तब बता रही हूँ जब R&D में MSc है एंड QC QA में किसी BSc का बनता है। अगर दोनों में ही MSc है देन और कैंपस प्लेसमेंट से आए देन बोथ आर गोइंग टू गेट द सेम CTC डिस्पाइट कि वो किस डिपार्टमेंट में। ऐसा नहीं है कि मैं R&D में हूँ तो मैं हायर डिपार्टमेंट में हूँ तो मुझे ज़्यादा CTC मिलेगी, नो, दैट इज़ नॉट द केस। वही मैं कह रही हूँ, लोगों को एक मिथ होता है कि R&D इज द हेड डिपार्टमेंट so I'll join R&D. No, you have to decide whether you want to go based on the working, based on the pros, based on the con, based on the CTC and everything. मुझे भी यही डाउट था कि R&D का मीन्स द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, सो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया so that you can get your doubt clear. So if you have any doubt please do let me know in the comment section. मैंने कोशिश करी है कि मैं हर फील्ड के बारे में आपको बता दूं बिफोर डिसाइडिंग। अगली वीडियो मैं QC पे बनाऊंगी, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट की, उसकी क्या प्रोज हैं, कौन सा है, क्या वर्क कल्चर है। If you have any doubt then please do let me know in the comment section and share it with your friends so that they also get the idea of what are going to get what job you have to do in R&D department and whether you should choose it or not. So if you want to decide now that you want to go in R&D then you should know what are the things there and what is the growth. So अब मैं बोलूँगी कि अगर आपको पता लग गया then only decide that which department you want to choose. So please, thank you for watching the video and if you have any doubt please do let me know. Next video I will be uploading on QC department. Thanks a lot.